हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंडीशंस एंड वारंटी और इनके बीच के अंदर डिफरेंसेस। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम सेक्शन नंबर 12 से लेकर सेक्शन नंबर 17 को कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही कुछ लैंडमार्क केसेस भी देखेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल बाय सैंपल विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 17 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो व्हाट इज सेल बाय सैंपल? देखिए, जब एक बायर, क्रेता या खरीदार, ठीक है, पूरे माल में से एक छोटा सा हिस्सा यानी सैंपल देखकर अपना सौदा तय करता है, तो उससे उसे क्या कहते हैं हम? सेल बाय सैंपल। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटा सा सैंपल देखा और कहा कि हाँ ठीक है, पैक कर दो। कानून यहाँ बायर को ना इम्प्लॉयड प्रोटेक्शन देता है, यानी कि अंतर्निहित सुरक्षा देता है, ताकि उसके साथ कोई भी बेट या स्विच या कोई किसी तरीके की धोखाधड़ी ना हो सके। ठीक है, सेक्शन नंबर 17 की स्टेटूटरी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, वैधानिक परिभाषा के मुताबिक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल by sample where there is a term in the contract express or implied to the effect, यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हो या इम्प्लाइड हो, अगर सौदा सैंपल देखकर हुआ है तो वो सेल बाय सैंपल माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं द थ्री इम्प्लाइड कंडीशंस, यानी कि ऐसी तीन अंतर्निहित कंडीशन या शर्तें जो सेल बाय सैंपल में ना ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं, गिवन अंडर सेक्शन नंबर 17। द फर्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सैंपल, यानी कि जो भी बल्क में गुड्स सप्लाई हुए हैं, माल जो डिलीवर किया गया है ना, वो उस सैंपल से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जो सैंपल दिखा करके बायर को बेचा गया था सामान। ठीक है, अगर आपको हाई क्वालिटी ग्रेन का सैंपल दिखाया गया था और आपने 100 बोरी गेहूं मांग लिया था, ठीक है, और आपको 100 में से 20 गेहूं बोरी जो है वो मतलब खराब क्वालिटी का दे दिया गया है, तो ये जो होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी फॉर कंपैरिजन, यानी कि बायर को माल चेक करने का ना एक रीजनेबल अवसर, रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ताकि वो बल्क का जो सामान उसके पास डिलीवर हुआ है उससे सैंपल को मैच कर सके, कंपेयर कर सके। ठीक है, सेलर ये नहीं कह सकता कि अरे मेरा विश्वास करो भैया ये सेम है। नो, वो चेक करेगा, तब वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा तभी वो इसको रखेगा। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट्स, यानी माल में कोई भी ऐसी कमी या कोई डिफेक्ट है, न- होना ही नहीं चाहिए ऐसा कोई डिफेक्ट जो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन से ना दिखा जा सके। ठीक है, यानी कि जो क्वालिटी है ना, वो बेचने लायक क्वालिटी होनी चाहिए उस सामान की। ठीक है, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया लेटेंट डिफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको एक थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, ये छुपे हुए दोष इसको होते क्या एक्चुअली में। तो डेफिनेशन कहती है लेटेंट डिफेक्ट एक ऐसा हिडन डिफेक्ट होता है जो सिर्फ सैंपल को ऊपर से देखने पर समझ में नहीं आता। जैसे किसी लकड़ी के तख्ते के अंदर कोई वुडन प्लैंक है ना, उसमें अंदर कोई सड़न है, ठीक है, इंटरनल रॉटिंग हुई पड़ी है वहां पे। तो या कोई कपड़ा है, कपड़े में कोई ऐसा डिफेक्ट है जो सिर्फ सिलाई होने के बाद ही सामने आएगा, ठीक है, या धुलने के बाद ही सामने आएगा, तो इसको क्या कहते हैं? लेटेंट डिफेक्ट। तो इसके लिए रूल क्या होता है, नियम है कि ये कानूनी नियम है कि अगर खुद सैंपल में ही कोई ऐसा हिडन डिफेक्ट है जिसे बायर नॉर्मल चेकअप से नहीं पकड़ सकता है और पूरे बल्क में वही डिफेक्ट निकलता है, तो बायर के पास अब माल को रिजेक्ट करने का पूरा मौका होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कई बार जो सौदा है ना, वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के बेसिस पर होता है। जैसे कि फॉरेन मेड सिल्क, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन और साथ में उस कपड़े का एक फिजिकल सैंपल पीस, ठीक है, वो दोनों होना जरूरी है। इसका रूल है सिर्फ सैंपल से बल्क का मैच होना काफी नहीं होगा, बल्क का जो है सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच होना जरूरी होगा। और बल्क सैंपल से तो मैच होता है पर डिस्क्रिप्शन में से मैच नहीं होता है ना, तो बायर के पास रिजेक्शन का पूरा पूरा अथॉरिटी होता है। आइए इसी पे एक केस लो देखते हैं, द्रुमोंद वर्सेस वैन इनगन का। इसमें फैक्ट्स ये थे कि एक
क्लॉथ मर्चेंट था, तो उसने ना बायर को एक सैंपल दिखाया कपड़े का। बायर ने कहा कि बढ़िया है कपड़ा, ठीक है डिलीवर करवा दो। अब जैसे ही वो बल्क डिलीवर हुआ बायर के पास और बायर ने अपने मतलब अपने गोडाउन से वो लेकर के उसको सिलवाना शुरू किया, तो उसे पता चला कि ये जो कपड़ा है ना, दिस इज अनफिट फॉर द मेकिंग ऑफ कोट्स। कोट तो उससे बनते ही नहीं है, क्योंकि सिलाई करने के बाद सिलाई स्टेबल नहीं रह पा रही है, ठीक है। अब इसमें जजमेंट क्या आई, कोर्ट ने कहा कि हालांकि बल्क जो है वो सैंपल से तो मैच कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक लेटेंट डिफेक्ट है, छिपा हुआ दोष है, जो बायर को पहले नहीं दिख सकता था बिना सिलाई किए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, सेलर जो होगा उस सामान को वापस लेने के लिए लायबल होगा, और बायर के पास पूरा अधिकार है कि सामान को वापस कर दे। यहाँ पे एक प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल क्या निकल कर आया, लेटेंट डिफेक्ट का, जिसने कहा कि सेलर का जो एक डिफेंस होता है ना कि बल्क मैचेस द सैंपल, ये डिफेंस है ना बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया अंडर सेक्शन 17। अब देखते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। देखिए, ये सेक्शन नंबर 15 में दिया गया है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन तब होता है जब बायर माल को खुद फिजिकली इंस्पेक्ट करने के लिए नहीं आता, बल्कि सेलर के बताए गए वर्ड्स, उसके लेबल्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही खरीद लेता है, ठीक है। इसमें ना एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि माल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही होगा। क्यों? क्योंकि सेलर ने जो बताया वही तो होगा, वरना तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या काउंट होता है, क्लास और काइंड, जैसे कि बासमती राइस है, ठीक है, या किस तरीके का इजिप्टियन कॉटन है। इसके बाद आता है स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि लैपटॉप विथ 16 जीबी रैम है, 512 जीबी एसएसडी है, इस तरीके से। ब्रांड आता है या ट्रेड नेम आता है, जैसे कि एप्पल का आईफोन है, सोनी ब्राविया टीवी है। इसके बाद पैकेजिंग या फिर ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ऑरेंजेस है फ्रॉम नागपुर, ठीक है, ये ऑयल है 5 लीटर टिन्स में। तो इस तरीके से क्या है, डिस्क्रिप्शन पूरी फुल फ्लेज होती है, ठीक है। अब जो इम्प्लाइड कंडीशन है ना, वो देखते हैं सेक्शन नंबर 15 के अंदर कि कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशंस आती है। एक आता है कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने माल को पीस यानी कि मटर कहकर डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्राइब किया है बायर को ना, तो आप बीन्स डिलीवर नहीं कर सकते हो। आपने कहा है मटर, तो आप मटर ही दोगे, उसकी जगह आप चना या फिर राजमा नहीं दे दोगे, ठीक है। अगर माल डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होता है, तो बायर उसे रिजेक्ट कर सकता है, चाहे उसकी क्वालिटी कितनी भी बढ़िया क्यों नहीं हो। नेक्स्ट आता है सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप सैंपल भी दिखाते हैं और डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं ना, तो जैसा 100% वूल प्लस अ स्वैच, तो एक बल्क जो है ना, वो दोनों से ही मैच होना चाहिए। अगर सैंपल मैच हुआ पर कपड़ा 15% पॉलिस्टर निकल गया, तो रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मर्केंटाइल क्वांटिटी, यानी सेक्शन नंबर 16(2). जब माल डिस्क्रिप्शन से ऐसे सेलर से खरीदा जाता है जो उसमें डील करता है, ठीक है, तो वो फिट फॉर ऑर्डिनरी पर्पस होना चाहिए। जैसे एक ब्लैक अम्ब्रेला जो खुल ही ना सके, तो वो माना ही नहीं जाएगा कि ये किसी काम का है, ठीक है, तो वो विक्रय करने की स्थिति में है ही नहीं। देखिए, एक नया केस आ रहा है हमारे पास, वार्ले वर्सेस विप 1900 का केस है ये। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का केस होगा। इसके अंदर फैक्ट्स क्या थे ना कि सेलर ने ना एक सेकंड हैंड रिपिंग मशीन जो है ना, वो बेचने पर एग्री हुआ वो सेलर, ठीक है। और उसने उसको डिस्क्राइब किया कि ये पिछले साल ही खरीदी गई है, और इससे ना सिर्फ 50 एकड़ की जो अ, खेत की कटाई है ना, वही हुई है, ठीक है। मगर जब बायर को वो मशीन मिली ना, तो वो बहुत ही पुरानी और रिपेयर्ड थी। तो इसमें जजमेंट आया कि कोर्ट ने इसे सेल बाय डिस्क्रिप्शन माना, क्योंकि मशीन दी गई डिस्क्रिप्शन से मैच हुई हो ही नहीं रही थी, ठीक है। इसलिए बायर के पास ना उसे रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार था। अब इसमें याद रखने की एक चीज है कि अगर माल डिस्क्रिप्शन से बेटर भी हो ना, जैसे सिल्वर प्लेटेड की जगह प्योर सिल्वर दे दिया जाए, तब भी बायर उसे रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो चीज नहीं है जिसका उसने खरीदारी के लिए पैसा दिया था। अब देखते हैं कंडीशन वर्सेस वारंटी, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 12 में गिवन है। सबसे पहले देखते हैं कंडीशन। तो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 में कंडीशन गिवन है। कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस के लिए ना बहुत ही एसेंशियल है। ये पूरे के पूरे एग्रीमेंट का ना बेस होती है, और इसका ना अगर ब्रीच हो जाता है ना, तो बायर के पास ना पूरे अधिकार है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या फिर रेप्यूडिएट कर सकता है, और साथ ही रिफंड या फिर डैमेजेस को भी क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर आपने 20 किलोमीटर पर लीटर माइलेज वाली कार मांगी थी, और आपको 8 किलोमीटर पर लीटर
वाली कार दे दी गई है ना, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, इसमें फुल रिटर्न अलाउड है। नेक्स्ट आता है वारंटी। ये सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। वारंटी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए ना कोलेटरल यानी कि सेकेंडरी सहायक होती है, ठीक है। ये एक प्रॉमिस तो है, पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना मुख्य वजह नहीं है, ठीक है। इसे ब्रीच, अगर इसका ब्रीच हो जाता है ना, तो उस पर ना बायर जो है माल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी नहीं कर सकता, वो ओनली स्यू फॉर डैमेजेस ही कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, कार का हॉर्न जो है ना, वो मैंने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा लाउड चाहिए, ठीक है। पर वो जब मैंने रिसीव किया ना कार को, तो वो एक नॉर्मल सा ही हॉर्न था, तो यहाँ पे ना कंपनसेशन मिलेगा, रिटर्न नहीं होगा सामान। अब देखते हैं कंडीशन और वारंटी के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस। तो कंडीशन जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस के लिए ना एसेंशियल है, जबकि वारंटी क्या है, सेकेंडरी या कोलेटरल होती है। राइट ऑफ बायर की अगर हम बात करें, तो कंडीशन टूटने पर बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन वारंटी टूटने पर ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस ही कर सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन जो होती है ना, वो ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है उसको, मगर ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह नहीं माना जा सकता। अगर हम सेक्शन देखें, तो कंडीशन आती है हमारी सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 में। इसी के विपरीत अगर वारंटी देखें, तो वो आती है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 में। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 13, यानी कि कब ऐसा होता है कि जो कंडीशंस है ना, वो सिर्फ एक वारंटी की तरह ही ट्रीट की जाती हैं, यानी बायर को माल रिजेक्ट करने का अधिकार ना अब नहीं रहता। वॉलेंटरी वेवियर में, यानी कि स्वैच्छिक छूट, जब बायर अपनी मर्जी से डिफेक्ट को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मैं माल को रख लेता हूँ, मुझे सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन दे दो, मुआवजा दे दो, ठीक है, तब। नंबर 2 आता है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, मतलब माल की स्वीकृति। एक बार जब बायर पूरे माल को या फिर उसके किसी पार्ट को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उसका राइट टू रिजेक्ट खत्म हो जाता है। अब उस ब्रीच को ना कंपलसरी तौर पर सिर्फ वारंटी ही माना जाता है। नेक्स्ट आता है कंपलसरी ट्रीटमेंट, अनिवार्य उपचार। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनडिविजिबल है, अविभाज्य है, यानी उसे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, और बायर ने माल का कुछ हिस्सा पोजेशन में ले लिया है ना, तो कानून बायर को मजबूर करता है कि वो इस ब्रीच को सिर्फ अब वारंटी की तरह ट्रीट करे, कंडीशन की तरह नहीं। अब देखते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज, यानी कि अंतर्निहित शर्तें और अंतर्निहित वारंटी। तो टाइटल हमारा सेक्शन नंबर 14 है, सेलर के पास माल बेचने का लीगल राइट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 15, माल डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, ठीक है। फिर रहता है सैंपल सेक्शन नंबर 17, बल्क क्वांटिटी सैंपल से मैच होनी चाहिए। और फिटनेस फॉर पर्पस सेक्शन नंबर 16, अगर बायर ने अपना स्पेसिफिक पर्पस बताया है ना, तो माल को उस पर्पस के लिए फिट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लाइड वारंटी, अंतर्निहित वारंटी जिसको कहते हैं। तो क्वाइट पोजेशन सेक्शन नंबर 14 बी, बायर बिना किसी थर्ड पार्टी की रुकावट के ना माल को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, मतलब माल पर पहले से कोई अनडिस्क्लोज चार्ज या फिर लोन नहीं होना चाहिए। फिर आता है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर, अगर माल जो है डेंजरस या फिर केमिकल नेचर का है ना, तो सेलर को बायर को ये बात पहले से ही बता देनी चाहिए। इसी के साथ मेरा ये छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।